अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने किसकी बात करी थी? प्लेन मिरर के केस की हमने बात करी थी, और वहां पे हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ मिरर का कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं? तो अभी तक हम लोग प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन की हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, अब हेडिंग डालो वहां पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। अब जब हम कर्व्ड मिरर की बात करते हैं तो वहां पे मिरर पैराबोलिक भी हो सकता है, वहां पे जो मिरर है वो मेरा पैराबोलिक भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन सिलेबस में हम जिस मिरर की बात करते हैं तो हेडिंग डालो, उस मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्शन किसी मिरर से हो सकता है वो मिरर प्लेन हो सकता है मिरर वो स्फेरिकल हो सकता है वो मिरर जो है उसका शेप पैराबोलिक हो, लेकिन सिलेबस में हम जिस मिरर की बात पढ़ते हैं करते हैं वो स्फेरिकल मिरर होता है। अब स्फेरिकल मिरर कैसे फॉर्म होगा? तो स्फेरिकल मिरर का मतलब है कि यहां पे ग्लास का स्फेयर है और ये हॉलो ग्लास का स्फेयर है। तो यहां पे हमने एक ग्लास का स्फेयर लिया है और ये जो ग्लास का स्फेयर है, ये स्फेयर मेरा क्या है? हॉलो है। अब मैंने क्या किया, ये जो ग्लास का स्फेयर है इसका यहां पे कुछ सेंटर सी होगा और ये इसका यहां पे रेडियस आर होगा। अब अगले स्टेप में हम लोग कर क्या रहे हैं? अगले स्टेप में हम लोग ये जो ग्लास का स्फेयर है उसको कट कर रहे हैं। तो मान लो यहां से हमने ग्लास स्फेयर को लाके कट कर दिया। अब ध्यान रखना, जो कटा हुआ पार्ट होगा, जो कटा हुआ पार्ट है वो केवल इतना है वहां पे, है कि नहीं? अच्छा, कोई अगर ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? सामने से देख रहा है। ध्यान रखना, ये ग्लास का स्फेयर है और ग्लास के स्फेयर को हमने इस प्लेन से यहां पे कट कर दिया है। साइड से खड़े होकर देखोगे तो ऐसा ही पोर्शन दिखाई देगा, लेकिन मान लो कोई ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है, तो अगर सामने से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको इस तरह से पोर्शन दिखाई देगा वहां पे। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो अगर कोई ऑब्जर्वर सामने से देखेगा तो उसको वहां पे क्या दिखाई देगा? पार्ट ऑफ अ हेमिस्फेयर दिखाई देगा और ये जो सर्कुलर रीजन रहेगा उसका कुछ रेडियस दिखाई देगा वहां पे आर। तो एक तरह से एक कटोरे के समान होगा, एक तरह से ये बोल के समान है। साइड से अगर देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा वहां पे। अच्छा, अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसको हम स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ स्फेयर है। अब स्फेयर के हमने बाहर वाले सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अब अगर हमने स्फेयर के बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शन जो है वो इस साइड से होगा, और अगर रिफ्लेक्शन इस साइड से होता है तो इस मिरर को हम लोग नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। होगा नहीं वहां? और अगर मैं बोल रहा हूं कि जो स्फेरिकल मिरर है, अभी हमने जो उठा हुआ पार्ट था बाहर का उसको पॉलिश किया, अब हम क्या कर रहे हैं? जो दबा हुआ पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो अब जो भी रिफ्लेक्शन रहेगा, रिफ्लेक्शन बाहर वाले सरफेस से हो रहा होगा वहां पे। तो अगर रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होता है तो इस मिरर को हम लोग नाम देते हैं वहां पे कॉन्वेक्स मिरर। तो जो भी स्फेरिकल मिरर है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है वहां पे कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है? कि जो भी रिफ्लेक्शन है वो दबे हुए पार्ट से होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब है कि जो भी रिफ्लेक्शन है वो उठे हुए पार्ट के साइड से क्या होगा? हो रहा होगा वहां पे। अच्छा, अब जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो वहां पे हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं।
आप मिरर कोई सा भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स लो या फिर कॉनकेव लो। तो मान लो मैंने यहां पे इस तरह से कॉनकेव मिरर को ड्रॉ किया, ये जो कॉनकेव मिरर है ये यहां पे पार्ट ऑफ अ क्या है, स्फीयर है। अब कुछ टर्म लिखो वहां पे, इन टर्म को हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ये टर्म तुम लोगों ने 9th और 10th में भी पढ़ी होगी, तो डेफिनेशन लिखते जाओ वहां पे। पहली जो टर्म आती है उसको हम डिफाइन करते हैं पोल, और पोल की डेफिनेशन लिखो। पोल को हम डिफाइन करते हैं द सेंट्रल पॉइंट, पोल को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, द सेंट्रल पॉइंट विच इज मोस्ट डिप्रेस्ड। पोल को हम डिफाइन कर रहे हैं द सेंट्रल पॉइंट विच इज मोस्ट डिप्रेस्ड और विच इज मोस्ट बल्जिंग इज कॉल्ड पोल ऑफ अ मिरर। तो अगर हम किसी मिरर का पोल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पोल का मतलब है मिरर का वो पार्ट जो सबसे ज्यादा है तो दबा हुआ है या फिर जो सबसे ज्यादा क्या है, उठा हुआ है। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये पार्ट सबसे ज्यादा दबा हुआ है, तो ये तुम्हारा वहां पे पोल P रहेगा। तो जो P है, P को वहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं पोल। फिर नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, ये जो मिरर है, ये मिरर किसी स्फीयर का क्या है, पार्ट है, और उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो C जो रहेगा, C को हम डिफाइन कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? पोल का मतलब है मिरर का वो पार्ट जो सबसे ज्यादा दबा हुआ है या फिर उठा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, ये जो भी मिरर है, ये मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है, जो उस स्फीयर का सेंटर होता है वही यहां पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे, इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज फॉर्म्ड। तो ये जो सेंटर ऑफ, देखो C तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस स्फीयर का यहां पे कुछ रेडियस भी होगा वहां पे, तो जो इस स्फीयर का रेडियस होगा वही यहां पे इस मिरर का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो R को हम डिफाइन करते हैं वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, नेक्स्ट वहां पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिफाइन कर रहे हैं अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम वहां पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर लिखो नेक्स्ट वहां पे एपर्चर। तो लिखो वहां पे एपर्चर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द मिरर। द डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। तो ये जो मिरर है इसकी ये डायमेट्रिकल लाइन है कि नहीं है, और ये जो डायमेट्रिकल लाइन होती है एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। तो जो एक्स वाई होगा उसको हम डिफाइन करते हैं एपर्चर, या फिर एपर्चर को हम ये भी डिफाइन करते हैं वहां पे, इसको हम ये बोल सकते हैं द एपर्चर इज द सेगमेंट और एरिया ऑफ द मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं मिरर का वो पार्ट जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है, वही हमारा क्या होता है, मिरर का एपर्चर होता है वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये कुछ टर्म है जिनको वहां पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वहां पे। फिर आगे देखोगे हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, फोकस की, और इनको हम आगे डिस्कस करेंगे वहां पे, है कि नहीं। अब सबसे पहले डायग्राम में हम बात कर रहे हैं कि यहां पे कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
और ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक पैरेलल रेज शो कर रहे हैं, तो इस तरह से यहां पे एक पैरेलल रेज आ रही है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्लास 9-10 में क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा था कि जो भी पैरेलल रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे मीट करती हैं और उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। देखो है कि नहीं है? 9-10 में हम लोग यही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हम फोकस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देगी वो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस था वहां पे। लेकिन अब मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज आती है और वो पोल से पास कर जाती है। बताओ ऐसा हो सकता है क्या कि कोई पैरेलल रेज आए और वो तुम्हारी कहां से पास कर जाए? पोल से पास कर जाए। अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और हमें मालूम है स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमेशा कहां से पास करेगी? सेंटर से पास करेगी। तो यहां पे ड्रॉ करो पहले नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा, मैंने क्या लिखवाया था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर मिरर के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। तो ये अगर आई होगा तो ये भी तुम्हारा वहां पे क्या होगा? आई होगा वहां पे। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये अगर आई तो ये भी क्या होगा? आई होगा वहां पे। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करो? यहां से यहां तक ये स्फीयर का रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो अभी हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों साइड सेम है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल के आ रहा है, तीनों एंगल सेम है। इसका मतलब है 3i इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आई जो रहेगा आई निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब है कि कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रही है? एट एन एंगल 60 डिग्री, तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकस से पास नहीं करती है, वो पास कर जाती है कहां से? पोल से। क्लियर हुआ? तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्लियर कर रहा हूं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमेशा फोकस से पास नहीं करती है। जो हमने 9-10 में पढ़ा है वो गलत है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट पोल से भी पास कर सकती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट और किसी पॉइंट से भी क्या कर सकती है? पास कर सकती है वहां पे। अच्छा, फिर से अब डायग्राम ड्रॉ करो कि हमारे पास एक पैरेलल बीम है और ये जो पैरेलल बीम है आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करती है यहां पे एक पॉइंट से। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और ये यहां पे इस पॉइंट से पास कर रही है। मान लो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। तो अभी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल से पास कर रही थी, अब ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो कहां पे आ रही है? ए पे आ रही है। अच्छा, ए बोल दो या फिर इसको बोलो अभी एफ, या लिखो, चलो ठीक है इसको ए ही लिखे रहने दो, बाद में हम बात करेंगे फोकस का मतलब क्या होता है। अच्छा, फिर से अब रिजल्ट यूज करो। ये अगर एंगल आई है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? आई होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, फिर से अब इस पॉइंट को नाम दो यहां पे बी। अब तुम ये बताओ मुझे कि देखो ये एंगल आई, ये एंगल आई, ये एंगल आई, तो ये एंगल आई। अब बताओ फिर से यहां पे कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल आई है, ये एंगल आई है। इसका मतलब है कि जो सी ए पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा? वो बी ए के बराबर होगा। देखो है कि नहीं वहां पे? जो भी सी ए पार्ट रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बी ए के बराबर हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर यहां पे हम वर्टेक्स से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको बोलो डी। तो बताओ यहां पे जो भी सी डी है
वो dB के बराबर होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी वहां पे क्या, R/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब रिजल्ट क्या यूज करो, रिजल्ट यूज करो वहां पे हमें CA डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लो हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहां मीट कर रही है, तो CA डिस्टेंस के लिए अब रिजल्ट यूज करो cos I। अब cos I क्या देगा, बेस, तो बेस हो गया CD, हाइपोटेनियस कितना हो गया CA। तो जो भी cos I होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया R/2 CA। अब ये जो CA डिस्टेंस होता है वो होता है R/2 इंटू cos I। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी CA डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है R/2 इंटू क्या हो गया cos I। अब इमेजिन करो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत स्मॉल है। हम बोल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत स्मॉल है। मान लो I की वैल्यू लेस देन वहां पे 5 डिग्री है। अच्छा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बहुत स्मॉल होगा तो cos I अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1 हो जाएगा। और cos I अगर अप्रोक्सीमेटली 1 होगा तो उस केस में CA किसके बराबर हो जाएगा, R/2 के बराबर हो जाएगा। और जब ये CA R/2 के बराबर होता है तो उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फोकस। क्लियर। तो अब फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं यहां पे कुछ रेज ड्रॉ कर रहा हूं। एक रे मैंने ऐसे ड्रॉ करी, एक रे मैंने ऐसे ड्रॉ करी। तो मैंने यहां पे 2 पैरेलल रेज शो करी हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो जहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो होगा I। अच्छा, यहां पे अगर ड्रॉ करोगे तो I'। अच्छा, अब डायग्राम को देख के बताओ। डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं उन रेस की जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से क्या है, कम है। अगर हमारे पास कोई लाइट रेज हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 5 डिग्री से कम है, तो उन रेस को हम लोग नाम देते हैं पैरा एक्सियल रेज। 2 टर्म यूज करते हैं हम लोग, दोनों में डिफरेंस है। एक होती है पैरेलल रेज और दूसरी होती है पैरा एक्सियल रेज। तो जब हम पैरेलल रेज की बात करते हैं तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पैरा एक्सियल रेस की, तो पैरा एक्सियल रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास कोई पैरा एक्सियल रेस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेस किसी पॉइंट पे क्या करती हैं, मीट करती हैं। और जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो वहां पे किसकी, फोकस की। फोकस को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फोकस को हम डिफाइन कर रहे हैं पैरा एक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट कर जाए, या फिर पैरा एक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई दें, वो हमारा यहां पे क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, है कि नहीं। और फोकस जो रहेगा उसका डिस्टेंस क्या था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस R/2 निकल के आया था। जो CA रहेगा वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा। ये डिस्टेंस अगर R/2 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, R/2 होगा। तो फोकस को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, पैरा एक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे या तो मीट कर जाएं या फिर मीट करते हुए दिखाई दें। जैसे ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहां पे इस तरह से पैरेलल रेज आ रही है, पैरा एक्सियल रेज आ रही है। तो ये तुम्हारी वहां पे पैरा एक्सियल रेज है, ये हो जाएगा इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस।
यहां पे नॉर्मल कुछ ऐसी होगी, ये लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, और जो लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करेगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। यहां पे लाइट कुछ इस तरह से जाएगी वहां पे, है कि नहीं? ये एंगल रहेगा आई। अब बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज और ये रेज कहीं मीट नहीं करेगी, लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज किसी पॉइंट पे मीट करेगी और वो तुम्हारा फोकस होगा। तो फोकस हम डिफाइन करते हैं किसके लिए? पैरेलल रेस के लिए नहीं डिफाइन किया जाता है, फोकस को डिफाइन किया जाता है पैरा एक्सियल रेस के लिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि पैरेलल रेस आ रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो बेसिकली पैरा एक्सियल रेस होंगी, और पैरा एक्सियल रेज हमेशा जिस पॉइंट से मीट करती हैं या जिस पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देती हैं उसको हम वहां पे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अच्छा, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये जो स्मॉल एफ रहता है, इस स्मॉल एफ को हम लोग बोलेंगे वहां पे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, और इसकी वैल्यू हमेशा r/2 आएगी। तो ये ध्यान रखना है, अगर मुझे किसी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो फोकल लेंथ मेरी क्या होगी? वो फोकल लेंथ मेरी r/2 होगी। अच्छा, अब हमें यह मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहां पे देखो जरा फिर से, अब यहां पे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी, ये पोल पी। अब मैंने क्या बोला यहां पे कि यहां पे जब रेज स्ट्राइक करती हैं, ये रेज आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर यहां पे ये आएगी इस तरह से। तब मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, फिर यहां पे जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ेगा, फिर यहां पे जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग जितने भी फॉर्मूले डिराइव करते हैं ऑप्टिक्स में, हम जितने भी फॉर्मूले डिराइव करते हैं मैग्निफिकेशन का या फिर आगे रिलेशन डिराइव करेंगे, तो जो भी रिलेशन डिराइव किया जाता है वो डिराइव किया जाता है फॉर पैरा एक्सियल रेज। जो भी रिलेशन है ये रिलेशन डिराइव किया जाता है पैरा एक्सियल रेज के लिए। अब बताओ, अगर हम किसी कॉनकेव मिरर की बात करें या फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहां पे हमेशा पैराएक्सियल रेज मिलेगी क्या? नहीं, वहां पे पैराएक्सियल रेज भी मिलेगी और वहां पे हमें कुछ रेज ऐसी भी मिलेगी जिनका एंगल 5 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उन रेज को हम लोग मार्जिनल रेज भी बोलते हैं। तो पैराएक्सियल रेज वो रेज है जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 5 डिग्री है, और मार्जिनल रेज वो रेज होंगी जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से ज्यादा होगा। अब मैंने क्या बोला है? जो भी रिलेशन होगा, देखो, जो पैरेलल रेज आएगी, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने क्या बोला? जो पैराएक्सियल रेज हैं, जो पैराएक्सियल रेज रहेगी वो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे आएगी और उस पॉइंट को हमने नाम दिया है फोकस। लेकिन जो मार्जिनल रेज रहेंगी वो फोकस पे नहीं आ रही होंगी, वो कहीं और पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट रिफ्लेक्ट होके जा रही होंगी। इसका मतलब है कि अगर सभी तरह की रेज आएंगी तो कुछ फोकस पे आएगी और कुछ रेज क्या होगी? पोल की ओर मीट करना स्टार्ट कर देगी वहां पे। और हमें इस चीज को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें केवल पैराएक्सियल रेज मिले। तो पैराएक्सियल रेज पॉसिबल तभी हो पाएगी जबकि मिरर का एपर्चर स्मॉल लें। अभी एपर्चर मैंने डिफाइन किया है, एपर्चर को हमने क्या डिफाइन किया है? जो डायमेट्रिकल लाइन थी एक्स वाई,
इसको हमने एपर्चर बोला था। तो अगर मुझे पैराएक्सियल रेस चाहिए, मार्जिनल रेस को प्रिवेंट करना है, तो हम लोग जो भी मिरर यूज करेंगे उस मिरर का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर मिरर का साइज लार्ज है तो आधा पार्ट तुम वहां पे ब्लॉक कर दो, यहां पे। अब ये चीज अगर तुम ब्लॉक कर दोगे तो फिर वहां पे हमें मार्जिनल रेज मिलेगी नहीं वहां पे। फिर जो भी रेज मिलेगी वो रेज हमें केवल कौन सी मिल रही होगी वहां पे, पैराक्सियल रेज मिल रही होगी वहां पे। तो या तो हम मिरर का साइज छोटा कर दें, या फिर मिरर अगर बड़ा है तो उसके एपर्चर को हम क्या कर दें, छोटा कर दें। छोटा करने के लिए इस रीजन को वहां पे हम क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। बताओ ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे? अब लिखो वहां पे कुछ चीज, लिखो जरा, इसी से रिलेटेड है। तो लिखो वहां पे, द डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ, द डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस is responsible for a defect in spherical mirror which is known as spherical aberration। जो भी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है पैरेलल रेस पे। तो मैंने क्या बोला वहां पे, द डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिफेक्ट इन स्फेरिकल मिरर विच इज नोन एज स्फेरिकल एब्रेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फोकल लेंथ फॉर मार्जिनल रेज, focal length for marginal rays is less than the focal length of the paraxial rays. This defect can't be completely eliminated from spherical mirror, but it can be minimized by using mirror of small aperture, by using mirror of small size, or blocking marginal rays, or by blocking marginal rays, or by blocking marginal rays using stops in case of large size mirror। है कि नहीं? तो हमने क्या बोला है, जो भी पैरेलल रेज आएंगी उनके लिए फोकस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये जो डिफेक्ट होता है इसको हम स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। और इस डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिरर यूज करेंगे उसका साइज स्मॉल होगा, या फिर मिरर का साइज अगर लार्ज है तो वहां पे हम मार्जिनल रेज को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो स्फेरिकल मिरर में ये डिफेक्ट आता है, लेकिन लिखो वहां पे जो पैराबोलिक मिरर होता है उसमें ये डिफेक्ट नहीं आता है। तो लिखो नेक्स्ट आगे वहां पे, पैराबोलिक मिरर डू नॉट सफर, पैराबोलिक मिरर डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिफेक्ट। जो पैराबोलिक मिरर होगा, ध्यान है ना, सिलेबस में नहीं है पैराबोलिक मिरर, ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूं कि ये अगर तुम्हारा क्या है, एक पैराबोलिक मिरर है, और ये तुम्हारी वहां पे एक्सिस है, तो यहां पे जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, और इसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो लिख लो वहां पे, पैराबोलिक मिरर डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिफेक्ट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन अ पैराबोला bisects the angle between the line joining the point to the focus of the parabola and the line through the point parallel to the axis। तो अब ये तुम्हारा फोकस है, मैं पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोल रहा है, पैराबोलिक मिरर डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिफेक्ट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, नॉर्मल यहां पे है, नॉर्मल एट, अच्छा नॉर्मल यहां कहीं होगी, तो लिखो वहां पे, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन अ पैराबोला bisects the angle between the line joining the point to the focus of the parabola and the line through the point parallel to its axis। तो ये ध्यान ना, पैराबोला के केस में जितनी भी लाइन पैरेलल आती है वो सभी क्या करती है, एक ही पॉइंट पे मीट कर जाती है। तो पैराबोलिक मिरर में ये डिफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी जो मिरर होंगे उसमें ये डिफेक्ट क्या होगा, होता है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, रे ट्रेसिंग। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे रे ट्रेसिंग।
अच्छा, रे ट्रेसिंग में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो डायग्राम ड्रॉ करो। पहला डायग्राम क्या ड्रॉ करना है कि मान लो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल। अब मैंने क्या बोला है, कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि मिरर का साइज स्मॉल है, तो हमेशा हम बात करेंगे किसकी, पैरा एक्सियल रेस की। पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, जो भी पैरेलल रेज आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। जब भी हम रे ट्रेसिंग ड्रॉ करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो भी पैरेलल रेज है उसको हम फोकस से क्या करेंगे, पास कराएंगे। फिर जो नेक्स्ट डायग्राम है, अब यहां पे हम यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये P, ये C, ये F। अब हमने क्या किया, अभी लाइट ऐसे आई, ये लाइट रिफ्लेक्टेड थी, अब हमने फोकस से कोई लाइट रे भेजी। फोकस से अगर कोई लाइट रे भेजोगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट अपने इस पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। इसका मतलब है कि फोकस से अगर कोई लाइट रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल जाएगी वहां पे। तीसरी जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है रे ट्रेसिंग में, वो क्या यूज करनी है कि ये कॉनकेव मिरर है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं बोल रहा हूं कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। बताओ, कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो अपना पाथ वहां पे रिट्रेस कर लेगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लो कि अगर तुम्हारा ये प्लेन मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे कोई लाइट रे टकरा रही है, कितने एंगल पे, एट एन एंगल थीटा पे। अगर यहां पे कोई लाइट रे थीटा एंगल पे टकराएगी तो ये लाइट रे उतने थीटा एंगल पे ही वहां पे क्या हो रही होगी, रिबाउंड कर रही होगी। क्लियर? तो जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम इन्हीं 4 पॉइंट को वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट लिखो वहां पे साइन कन्वेंशन। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे साइन कन्वेंशन। अच्छा, जब भी हम साइन कन्वेंशन लेंगे अच्छा, अब जब भी हम साइन कन्वेंशन लेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या है, जो लाइट का डायरेक्शन होगा उसको हम पॉजिटिव पकड़ेंगे। अगर लाइट कहां जा रही है, राइट की ओर जा रही है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। लाइट के ऑपोजिट जो भी हम मेजर करेंगे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मान लो लाइट कहां जा रही है, लेफ्ट की ओर जा रही है, तो ये डायरेक्शन मेरा क्या है, पॉजिटिव है। और लाइट के ऑपोजिट अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव है, लाइट के अलोंग मेजर करोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही साइन कन्वेंशन अब हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अब देखो जरा, सबसे पहले यहां पे कॉनकेव मिरर है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने क्या डिफाइन किया, यहां पे पैरेलल रेज आ रही है और पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे मीट करती हैं और उसको हम फोकस बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, किसका हम डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं इंसिडेंट लाइट का। हमें रिफ्लेक्टेड लाइट से मतलब नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं वहां पे किसकी, हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट की। अच्छा, ये इंसिडेंट लाइट कहां जा रही है, ये इंसिडेंट लाइट राइट की ओर जा रही है, तो ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है। अब देखो, जब भी हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे स्फेरिकल मिरर के, तो जितने भी डिस्टेंस होंगे ये सभी डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाएंगे। जब भी आगे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे, तो मैंने क्या बोला, जो भी डिस्टेंस है वो सभी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से
फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। अच्छा बताओ, डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं? पोल से। हम कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा वहां पे क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से लाइट रे आ रही है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन लाइट रेस को अगर हम एक्सटेंड करें तो इस तरह से मीट करेगी। ये फोकस है, ये पोल है। डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाएगा पोल से, तो ये हो गया फोकस। अब ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो ये ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाएगी और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। या फिर एक चीज और याद रख लो, लेंस के केस में भी सेम चीज होगी। कॉनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव। तो सिंपली तुम्हें क्या ध्यान रखना है, मिरर हो या लेंस हो, कॉनकेव है तो नेगेटिव साइन लेके चलना, कॉन्वेक्स है तो वहां पे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं किसका? स्फेरिकल मिरर का। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया, यहां पे इस तरह से हम एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। अब डायग्राम में जरूर हम मिरर बहुत बड़ा शो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम जिस मिरर की बात कर रहे हैं तो वो मिरर इतना स्मॉल होता है, तभी तो वहां पे हम 5 डिग्री 4 डिग्री तक की लाइट क्या कर पाएंगे? ले पाएंगे। डायग्राम में भले हम बहुत एनलार्ज व्यू शो कर रहे हैं। अब ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ए, ये बी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम ड्रॉ करना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां होगी। तो पहले हम क्या करते हैं? पॉइंट ए की इमेज क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए से एक रे चलाओ पैरेलल, पॉइंट ए से एक रे पैरेलल चलाओ, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं Q। अच्छा, ये लाइट रे कहां से पास करेगी? तो मैंने क्या लिखवाया रे ट्रेसिंग में? जो भी पैरेलल रेज होगी वो पास करेगी वहां पे उसके फोकस से। देखो ये फोकस है कि नहीं है वहां पे? F। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब दूसरी रेज बताओ हम कैसी चला दें वहां पे? दूसरी रेज हम चला सकते हैं वहां पे कि अगर कोई रेज फोकस से आ रही है, देखो एक ऐसा भी आएगा कि नहीं आएगा? कोई रे फोकस से आई। अच्छा, जो रे फोकस से आएगी वो कैसे जाएगी? तो वो जाएगी वहां पे पैरेलल। देखो है कि नहीं है वहां पे? देखो एक तो ये रे ले सकते हैं, हमें केवल बेसिकली देखना है ट्रायंगल की सिमेट्री बने वहां पे। एक काम करो, वहां पे हम रेस तो कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं ना वहां पे। तो एक काम करते हैं, यहां से एक लाइट रे ड्रॉ करेगा P तक। अब लाइट रे जितने एंगल पे टकराएगी उतनी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे?
अच्छा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब देखो ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो यहां पे एक ही इमेज देगा वहां पे, है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब बी की इमेज कैसे बनेगी? बी की इमेज हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो चेक करो, इस तरह से बी डैश इमेज बनेगी कि या नहीं बनेगी वहां पे? चलो अब जरा देखो, डिस्टेंस कौन कौन से हम इक्वेट कर सकते हैं ये बताओ पहले मुझे। पहले तो देखो, बी डैश ए डैश एफ, ये चेक करो, ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अप्रोक्सीमेशन हमें क्या लेना है? मिरर का अपर्चर स्मॉल है, तो मिरर का अपर्चर स्मॉल है तो जो पी क्यू रहेगा उसको अप्रोक्सीमेटली हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? जिस अपर्चर की हम बात कर रहे हैं अपर्चर स्मॉल है और यहां पे अगर पी क्यू मिल रहा है तो वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो P से Q रहेगा उसको अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन लेना है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी हम क्या यूज करें? टेन अल्फा, तो टेन अल्फा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, देखो है कि नहीं वहां पे? और दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? दूसरा रिजल्ट हो जाएगा पी क्यू अपॉन हो जाएगा एफ पी। देखो चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वहां पे? एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं वहां पे, बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ किसके बराबर होगा? पी क्यू अपॉन क्या हो गया? एफ पी। तो इसको लिख दो वहां पे इक्वेशन 1। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा बताओ, नेक्स्ट रिलेशन क्या लिख सकते हैं? थीटा के लिए लिखें? नेक्स्ट रिलेशन हम लिखेंगे, यहां पे टेन अल्फा की बात करी थी हमने, देखो रिजल्ट ऐसा लिख सकते हैं, टेन अल्फा हो गया ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, और वहां पे हो गया क्यू पी अपॉन क्या हो गया? एफ पी। नेक्स्ट रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं टेन थीटा का, टेन थीटा को वहां पे लिखोगे तुम ए बी अपॉन हो गया बी पी। अच्छा, और यहां पे टेन थीटा हो जाएगा बी डैश ए डैश, या ए डैश बी डैश बोल दो वहां पे, देखो चेक करो वहां पे, ए डैश बी डैश अपॉन हो जाएगा बी डैश पी। देखो इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वहां पे? टेन थीटा को वहां पे लिख दिया ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी, और इधर हो गया ए बी अपॉन हो गया बी पी। देखो ए बी अपॉन बी पी, और ए डैश बी डैश अपॉन हो गया बी डैश पी। अच्छा, अब ध्यान रखना, ये जो P से लेके B तक का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे, डिनोट करेंगे U से, है ना? B डैश वो पॉइंट है जहां पे इमेज बन रही है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल, इसको हम V से डिनोट करेंगे। अच्छा, F से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? उसको हम डिनोट कर रहे हैं वहां पे किससे? फोकस से। देखो है कि नहीं है वहां पे? ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे? देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा वहां पे?
हम्म, अच्छा अब ये बताओ मुझे, वहां पे हमें रिलेशन डिराइव करना है, तो बताओ पहले इक्वेशन हम क्या यूज करें वहां पे, ए बी, बीपी जो रहेगा, बीपी तो हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, बी डैश एफ को हम कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे, अच्छा एक तो रिजल्ट पहले हम यूज कर लें वहां पे, चेक करो ए बी क्यू पी के बराबर है कि नहीं है, देखो चेक करो, ये हो गई इक्वेशन 2, तो मैंने बोला है कि ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 2, और लिख दो वहां पे कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। अब नीचे वाली इक्वेशन को देखो, वहां पे क्या लिख सकते हो वहां पे, अच्छा पहले इस इक्वेशन को देखते हैं जरा, क्या बन रही है वहां पे, ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू, ए डैश बी डैश अपॉन हो गया पी क्यू, ये हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन एफ पी, देखो ऐसा लिख सकते हो, ए डैश बी डैश अपॉन पी क्यू किसके बराबर हो गया, बी डैश एफ अपॉन क्या हो गया, एफ पी। और बताओ ये जो बी डैश एफ होगा, अब बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी, देखो है कि नहीं है, बी डैश पी माइनस एफ पी किसके बराबर, एफ पी के बराबर वहां पे, अच्छा पी क्यू किसके बराबर हो गया वहां पे, पी क्यू जो रहेगा वो बराबर हो जाएगा ए बी के, है कि नहीं, और यहां से हम ए डैश बी बाय ए डैश बी अपॉन ए बी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी डैश पी अपॉन बी पी, देखो ऐसा भी लिख सकते हो, बी डैश पी अपॉन बी पी, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा सबसे पहले क्या होगा, सबको अब साइन के साथ प्लेस करना है, बी डैश पी क्या हो गया, बी डैश पी हो गया, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, अब देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, लाइट का डायरेक्शन है, तो बी डैश पी का मतलब हो गया माइनस वी, बीपी का मतलब माइनस यू, चेक करो वहां पे, फिर बी डैश पी का मतलब अगेन हो गया बी डैश पी माइनस वी माइनस एफ पी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ अपॉन एफ पी, और एफ पी का मतलब हो गया माइनस एफ, देखो है कि नहीं है वहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या करें, टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अच्छा टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा v इंटू एफ, किसके बराबर, ये हो जाएगा u इंटू वी माइनस u इंटू एफ, देखो है कि नहीं है वहां पे। अब अगले स्टेप में बताओ इसको हम किससे डिवाइड कर दें वहां पे, देखो चेक करो रहा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा f इंटू वी, ये हो गया u इंटू वी, और वो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे क्या, माइनस u इंटू एफ, देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अच्छा तो uv से अगर डिवाइड करें तो क्या होगा इक्वेशन को, अगर हम uv से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, यहां पे uv से यहां पे uv से, तो ये हो जाएगा f अपॉन u, ये हो गया 1 माइनस एफ अपॉन वी,
देखो है कि नहीं वहां पे। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा एफ 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1। देखो है कि नहीं है। अगले स्टेप में रिजल्ट आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। देखो है कि नहीं है वहां पे। देखो इतना लिख सकते हैं वहां पे। तो हम लोग जो रिजल्ट यूज करेंगे, जो पहला रिजल्ट निकल के आ रहा है, मिरर कोई सा भी हो, मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो पहला रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है 1/f किसके बराबर, ये हो जाएगा 1/v प्लस किसके बराबर, 1/u के बराबर। अच्छा, जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ध्यान ना, जब भी इस फॉर्मूले को यूज करोगे एफ वी यू सब कुछ हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वहां पे कितना, r/2। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2। अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो यहां पे जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको वहां पे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वहां पे। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं, अभी हम पहले पूरे फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, तो अगली क्लास में फिर हम क्या करेंगे, केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे। नेक्स्ट मैं डिफाइन कर रहा हूं वहां पे मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन की। अब जैसे देखो यहां पे मान लो कॉनकेव मिरर था मेरा, ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, यहां पे एक ऑब्जेक्ट था, इसको हमने नाम दिया था ए बी। देखो यही था कि नहीं था वहां पे, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर था। देखो है कि नहीं वहां पे। अब जो रे डायग्राम ड्रॉ किया था वहां पे हमने एक रे ड्रॉ करी थी पैरेलल, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास कर रही थी उसको हमने डिफाइन किया था वहां पे फोकस। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। और नेक्स्ट रेज हम कैसी ड्रॉ कर दें, नेक्स्ट रे हम ड्रॉ कर दें फोकस से और चला दें उसके पैरेलल। देखो ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हो वहां पे, देखो है कि नहीं है वहां पे। नेक्स्ट रे अगर हम चलाएं फोकस से तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे जाएगी इस तरह से पैरेलल। देखो है कि नहीं वहां पे। और ये तुम्हारी इमेज बनी थी, और इस इमेज को हमने बोला था बी डैश ए डैश बी डैश। ये बी डैश था, ये तुम्हारा ए डैश था वहां पे। देखो यही था कि नहीं था वहां पे। अब देखो जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन को हम 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, या तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। और ध्यान ना, लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कब की जाती है, ये बात की जाती है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे रखा जाता है, परपेंडिकुलर रखा जाता है वहां पे। दूसरा जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हमारा सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की हम बात कब करते हैं, हम बात करते हैं वहां पे जबकि हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है और उसका वहां पे क्या है, एरिया है। और तीसरा जो आता है वो आता है एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन।
और एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की हम बात तभी करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग क्या किया है, प्लेस किया है। अच्छा, अब जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं m, और m को हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हमें रिलेट करना है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो अब सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले लिखो वहां पे हाइट ऑफ इमेज a डैश b डैश, a डैश b डैश अपॉन क्या हो गया, a b। देखो यही है कि नहीं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाद में हम साइन पुट करेंगे, ध्यान ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है। साइन कन्वेंशन क्या है, लाइट के अलोंग चलोगे तो पॉजिटिव, लाइट के अलोंग चलोगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, तो बाद में पुट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पे, ट्राइंगल देखो जरा सिमेट्री से, बताओ किस डिस्टेंस को अब हम यहां पे इक्वेट कर पाएंगे, ये बताओ मुझे यहां पे। यहां से दिक्कत आएगी ना थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्टेंस को रिलेट करना है u से और b से। तो चेक करो रिलेट कर पाएंगे क्या वहां पे। इस रे डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करो जरा, देखो जरा ऐसा कर दो वहां पे जरा, जैसे फोकस से गई और यहां पे एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला दो, तो वो अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करेगी तो यहां पे हो जाएगा a डैश और यहां पे हो जाएगा b डैश। देखो अब जरा चेक करो जरा, अब वहां पे कोई ट्राइंगल है क्या जिससे हम इसको रिलेट कर सकें वहां पे। अच्छा, एक डायग्राम हमारा ऐसा ही बना था, एक रे मेरी ऐसी भी आई थी कि जो पोल पे टकराई और ऐसी चली गई। हमें बहुत सारे डायग्राम देखने हैं, चलो यहीं से हो जाएगा शायद। ये था तुम्हारा फोकस, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो चेक करो, हमने लिखा था वहां पे tan थीटा को ए बी अपॉन बी पी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a डैश b डैश। जो रिजल्ट होगा a डैश b डैश अपॉन b डैश p। तो यहां पे जो तुमने लिखा है a डैश b अपॉन ए बी, इसकी जगह तुम लिख सकते हो b डैश p अपॉन बी पी। देखो है कि नहीं वहां पे। अब सब कुछ तुम साइन के साथ प्लेस करो। a डैश b डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, ए बी का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर वहां पे b डैश p का मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस माइनस v, bp का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है किसका, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, वो निकल के आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके बराबर, ये माइनस साइन हटेगा तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स v बाई यू। तो जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो वहां पे ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलरली लाके प्लेस किया होगा। तो वहां पे हम बात कर रहे होंगे लीनियर मैग्निफिकेशन की या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, या फिर इसको हम कई बार बोलते हैं वहां पे लैटरल मैग्निफिकेशन भी। क्लियर हो इतना पे। अच्छा, जब भी इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो सब चीज हमेशा हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। तो एक जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है लीनियर मैग्निफिकेशन।
अच्छा, दूसरा जो मैग्निफिकेशन आता है वो आता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं रेशो है। किसका रेशो है? तो ये रेशो है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है जिसका एरिया है, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे, इमेज का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और इनका जो रेशो होगा उसको वहां पे हम नाम देंगे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अच्छा, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा। और तीसरा जो मैग्निफिकेशन आता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। इसको हम एक्सियल बोलते हैं या फिर बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल मैग्निफिकेशन, या फिर हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब ये कैसे होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट लेंथ के अलोंग प्लेस किया गया है। तो यहां पे ए, यहां पे बी। अभी तक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया था परपेंडिकुलरली, अब हमने ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस किया है? अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एक्सिस के अलोंग। तो इसकी इमेज नीचे कहीं बनेगी। यहां पे मान लो ये ए डैश है, ये तुम्हारा वहां पे क्या है? बी डैश है। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगर हम एक्सियल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वहां पे लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लिखना वहां पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ये डिस्टेंस यू ए, ये यू बी, ये हो जाएगा वी ए, और ये हो जाएगा वहां पे वी बी। देखो है कि नहीं वहां पे? तो ये हो जाएगा इस तरह से वी ए वी बी, ये हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ इमेज का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ इमेज का मतलब हो गया वी ए माइनस वी बी। लेंथ ऑफ इमेज का मतलब हो गया वी ए माइनस वी बी, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया यू ए माइनस यू बी। तो इस तरह से वहां पे हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को वहां पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। अच्छा, फिर एक चीज और देखो वहां पे, अगर मान लो जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका साइज बहुत स्मॉल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही स्मॉल है तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यू बी माइनस यू ए, ये बेसिकली डी यू बन जाएगा। सिमिलरली वी ए माइनस वी बी, ये जो लेंथ ऑफ इमेज रहेगी वी ए माइनस वी बी, बताओ वो तुम्हारा एक तरह से डी वी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला था 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 बाय यू। अब मैं बोल रहा हूं इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ मिरर की प्रॉपर्टी है, तो फोकल लेंथ तो वहां पे कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है और उसको हमने वाटर में डिप कर दिया, और तो पूछता है फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा? तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेंस के केस में फोकल लेंथ चेंज होती है, लेकिन मिरर के केस में फोकल लेंथ तभी चेंज होगी जब वहां पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? चेंज होगा। अच्छा, अब f कांस्टेंट है, इस इक्वेशन को मैं बोलता हूं डिफरेंशिएट करो। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू v। तो 1 अपॉन एफ का
0। देखो है कि नहीं है? 1 अपॉन वी का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वी का हो जाएगा v टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, -1/v²। अच्छा अब बताओ u का क्या हो जाएगा? तो अगर u की बात करोगे तो u भी ऊपर जाके u टू द पावर -1, फिर क्या हो जाएगा? -1 अपॉन u स्क्वायर इंटू du/dv। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा अब मैं अगर एक्सियल मैग्निफिकेशन की बात करूं तो एक्सियल मैग्निफिकेशन का मतलब हो जाएगा dv/du। बताओ dv/du की वैल्यू क्या निकल के आएगी वहां पे? तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये मैग्निफिकेशन एक्सियल है। अच्छा अब जो एक्सियल मैग्निफिकेशन रहेगा यहां पे टर्म को सेपरेट आउट कर दो जरा। बताओ टर्म को अगर हम सेपरेट आउट कर रहे हैं यहां पे तो अगले स्टेप में क्या हो गया? 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू du/dv किसके बराबर? -1/v² के बराबर। इसको वहां पे लेके जाओगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा -v/u का होल स्क्वायर, और v²u² का मतलब हो गया माइनस ऑफ ये जो मैग्निफिकेशन रहेगा वो रहेगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो कई बार क्वेश्चन में रिलेशन पूछा जाता है कि एक्सियल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन वहां पे क्या निकल के आता है कि जो भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है वो यहां पे स्क्वायर हो गया ना, माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में इसको लिख दो वहां पे, देखो चेक करो वैल्यू सही लिखी ही नहीं लिखी वहां पे। जब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो चेक करो रिजल्ट सही लिखा ही नहीं लिखा वहां पे। ये हो जाएगा -v²/u²। मैग्निफिकेशन जो आ गया एक्सियल, तो एक्सियल मैग्निफिकेशन तो हो गया वहां पे dv/du, और ये किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ v²/u²। और हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो v²/u² का मतलब हो गया माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? तो ये तुम्हारा रिलेशन होगा किसमें? एक्सियल और ट्रांसवर्स में। अच्छा कई बार इस रिलेशन को हम इस तरह से भी यूज करते हैं, कई बार इस रिलेशन को हम इस तरह से भी यूज करते हैं कि dv क्या है? dv वहां पे लेंथ ऑफ इमेज है, du यहां पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। कई बार dv और du स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहां कहीं है और इसको हम स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो तुम्हारा du हो जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहा है और पूछता है कि इमेज कितने स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस हुई है, तब भी वहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है dv/du किसके बराबर? माइनस ऑफ v² क्या हो गया? u² के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे? तो आज मैंने क्या किया है? आज मैंने केवल थ्योरी और डेरिवेशन क्या किए हैं? डिराइव किए हैं। अब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वहां पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? तो अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें स्फेरिकल मिरर की पूरी थ्योरी पढ़नी है, डिफरेंट केसेस भी देखने हैं वहां पे। देखो एक तो फॉर्मूला देख लो डेरिवेशन का, मैग्निफिकेशन देख लो, फिर वहां पे जो डिफरेंट केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, कि ऑब्जेक्ट अगर कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होगा तो इमेज कहां बनेगी। तो जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं जो हमने 9-10 में पढ़े हैं उनका रे डायग्राम देख लो, किस तरह से रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इमेज कैसी फॉर्म होती है, रियल कब होती है, इन्वर्टेड कब होती है, वर्चुअल कब होती है। तो अगली क्लास में तुम्हें ये सब डायग्राम देख के आना है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इतना।